आजकल हमें लगता है कि मतलब हम सब यही मानते हैं ना कि ये फेक न्यूज़, पीआर स्ट्रेटजीज और ये जो पूरा इमेज बिल्डिंग का खेल है। हाँ, ये सब आज के सोशल मीडिया और एल्गोरिदम्स की देन है। एग्जैक्टली हमें लगता है कि डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो टारगेटिंग आने के बाद ही हमने अचानक से पॉलिटिक्स को पूरी तरह हैक कर लिया है। हाँ, एक ऐसी आधुनिक दुनिया जहाँ सब कुछ नए जमाने का और बिल्कुल साइंटिफिक लगता है। बिल्कुल, और लोगों को लगना लाजमी भी है कि सत्ता पाने का तरीका और चुनाव जीतने के ये सटीक नुस्खे हमारी मॉडर्न एज का आविष्कार हैं। पर सच्चाई थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। सही बात है, और यही भ्रम तब टूटता है जब हम एक ऐसी पॉलिटिकल प्लेबुक पढ़ते हैं जो लगता है जैसे आज की किसी टॉप टियर पीआर एजेंसी ने लिखी हो, पर उसकी डेट आज की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करीब 64 बीसी में लिखी गई थी। चलिए इस डीप डाइव को थोड़ा और खोलते हैं। तो एक शख्स था, क्विंटस टुलियस सिसेरो। उसने अपने भाई मार्कस को एक चिट्ठी लिखी थी ये बताने के लिए कि रोम का इलेक्शन आखिर कैसे जीतना है। हाँ, और इस खत का जो ट्रांसलेशन है जो फिलिप फ्रीमन ने किया है, उसका नाम ही है हाउ टू विन एन इलेक्शन, एन एंशिएंट गाइड फॉर मॉडर्न पॉलिटिशियंस। राइट। तो आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए उन प्राचीन रणनीतियों को खोलेंगे, जैसे समर्थकों की फौज कैसे बनानी है, विरोधियों को कैसे तोड़ना है और जनता को उम्मीदों के जाल में कैसे फंसाना है। इस प्लेबुक की जो इंटेंसिटी है ना, उसे समझने के लिए हमें पहले उस वक्त के स्टेक्स को समझना होगा। स्टेक्स मतलब हारने का अंजाम। हाँ, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई बड़ा नेता चुनाव हारता है तो उसका करियर शायद थोड़ा धीमा पड़ जाए। वो किसी कॉर्पोरेट बोर्ड को ज्वाइन कर ले या फिर कोई किताब लिखने लगे। हाँ, रिटायरमेंट प्लान बन जाता है उनका। एग्जैक्टली। लेकिन 64 बीसी के रोम में पॉलिटिक्स एक प्रॉपर ब्लड स्पॉट था। चुनाव हारने का मतलब सिर्फ सत्ता खोना नहीं था। तो और क्या होता था? इसका सीधा मतलब था देश निकाला, सारी जमीन जायदाद का छिन जाना, और कई बार तो सर धड़ से अलग होना भी शामिल था इसमें। यहाँ हर दांव पर सीधे जिंदगी और मौत टिकी थी। अरे बाप रे! तो चलिए उस माहौल में चल के देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा था। मार्कस सिसेरो रोम के सबसे ऊंचे पद, जिसे काउंसिल कहते थे, उसके लिए चुनाव लड़ रहा था। हाँ, और इस कहानी का सबसे बड़ा कैच यही है, मार्कस एक न्यूवस होमो था। यानी एक आउटसाइडर, राइट? नया आदमी। बिल्कुल। ओके। उसका रोम के उन गिने चुने शाही परिवारों या किसी पुरानी राजनीतिक विरासत से कोई नाता नहीं था, जबकि वहां सत्ता पर उन्हीं लोगों का पूरी तरह कब्जा था। मतलब रोम जैसी जगह पर जहां पावर सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन से चलती थी, वहां एक आम पढ़े लिखे इंसान का कॉन्सुल बनने का ख्वाब देखना, ये तो लगभग नामुमकिन और पागलपन माना जाता होगा। एग्जैक्टली। मार्कस के पास दौलत या शाही खून की बैकिंग तो नहीं थी, लेकिन उसके पास उस वक्त का सबसे खतरनाक हथियार जरूर था। उसकी आवाज, उसकी भाषण कला। सही पकड़ा, उसकी ऑरेटरी स्किल्स। वो एक ऐसी आवाज था जो हजारों की भीड़ को अपने लफ्जों से वश में कर सकती थी। रोम के कोर्ट में उसने अपनी भाषण कला से अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया था। लेकिन राजनीति का नियम तो यही कहता है ना कि आपकी ताकत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आपके विरोधी कितने खतरनाक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिना दुश्मनों को समझे जीत की रणनीति तो बन ही नहीं सकती। और यहां मार्कस की टक्कर कैटलाइन और एंटोनियस हाइब्रिडा जैसे खौफनाक लोगों से थी। सच बताऊं तो मैंने जब इन विरोधियों का बैकग्राउंड पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी डार्क फैंटेसी कॉमिक बुक के विलन्स की डिटेल्स पढ़ रहा हूं। हाँ, उनकी प्रोफाइल वाकई कुछ ऐसी ही थी। स्थिति ऐसी थी जैसे एक आम पढ़ा लिखा आउटसाइडर अचानक रोम के सबसे क्रूर अपराधियों से भिड़ गया हो। मतलब कैटलाइन तो सिर्फ एक राजनेता नहीं था, वो एक प्रॉपर मास मर्डरर था। हाँ, क्विंटस अपनी चिट्ठी में याद दिलाता है कि कैसे कैटलाइन ने डिक्टेटर सुला के समय में मौत के दस्तों का यानी डेथ स्क्वाड्स का नेतृत्व किया था। मौत के दस्ते? वाह! हाँ, ये डेथ स्क्वाड्स लोगों को चुन चुनकर मारते थे, और हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही जीजा मार्कस मैरियस को बहुत बेरहमी से मार डाला। वेट, अपने ही ब्रदर इन लॉ को? बिल्कुल। उसने मारियस को पीटा, उसे एक मकबरे तक घसीटा, जिंदा रहते हुए दर्दनाक यातनाएं दी और आखिर में उसका सर काट दिया। और सबसे भयानक बात तो ये थी, इससे भी भयानक कुछ हो सकता है। हाँ, वो नंगे हाथों में खून टपकते हुए उस कटे हुए सर को पूरे रोम शहर में लेकर घूमा था। अरे यार, ये तो लिटरल सीरियल किलर लेवल की बात हो गई। सही में। लेकिन यहाँ जो बात सबसे जरूरी है
वो सिर्फ कैटेलाइन का खूनखार होना नहीं है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्विंटस ने इस अपराध को वेपनाइज कैसे किया। अच्छा, मतलब इस डर का फायदा उठाया। हाँ, कैटेलाइन के पास पैसा था और भ्रष्ट अरिस्टोक्रेट्स का सपोर्ट भी था। तो क्विंटस मार्कस को समझाता है कि तुम्हें जनता के दिमाग में इस डर को जिंदा रखना है। तो बेसिकली जनता को ये लगना चाहिए कि अगर कैटेलाइन कॉन्सुल बन गया तो वो खूनी दौर फिर से वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली। दुश्मन की क्रूरता को अपने फेवर में मोड़ना इलेक्शन की पहली शर्त थी। और दूसरी तरफ एंटोनियस का किस्सा बिल्कुल अलग था। वो कैटेलाइन की तरह खूनखार तो नहीं था, पर इंतहाई दर्जे का भ्रष्ट और डरपोक था। एंटोनियस का ट्रैक रिकॉर्ड तो वाकई थोड़ा रिडिक्युलस था। मैंने पढ़ा कि क्विंटस लिखते हैं कि एंटोनियस जब प्रेटर जैसा बड़ा मैजिस्ट्रेट था, हाँ, एक बहुत ही ऊंचा पद, तब उसने खुलेआम बाजार से एक लड़की को सेक्स स्लेव के रूप में खरीदा। उसने चुनाव में खड़ा होने के दौरान रोम में रहकर जनता से वोट मांगने की बजाय दूसरे देशों में जाकर सरखाने लूटने का काम किया। और उस पे वो अपनी परछाई से डरता था, पर कानून को हमेशा अपनी जेब में रखता था। तो बेसिकली एक तरफ खूंखार हत्यारा और दूसरी तरफ एक करप्ट डरपोक। पर मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ विरोधियों के बुरा होने से जीत मिल जाती है, या अपने समर्थकों की एक कट्टर फौज खुद खड़ी करना उससे भी ज्यादा बड़ा टास्क है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, दुश्मन की नेगेटिव इमेज सिर्फ एक फाउंडेशन बनाती है, पूरी बिल्डिंग नहीं। खाली जगह को हमेशा किसी न किसी चीज से भरना पड़ता है। राइट। और यहीं पर क्विंटस की रणनीति का कोर स्ट्रैटेजी शुरू होता है, अपने आधार को, अपने सपोर्ट बेस को फौलादी बनाना। क्विंटस साफ कहता है कि बेस बनाने की शुरुआत हमेशा घर से होती है। घर से मतलब परिवार से? हाँ, अगर आपका परिवार, आपके नौकर और आपके दोस्तों का इनर सर्कल ही आप पर भरोसा नहीं करता, तो रोम की जनता क्यों करेगी? पॉइंट है। सबसे ज्यादा खतरनाक अफवाहें विरोधियों के कैंप से नहीं निकलती हैं। वो किसी नाराज रिश्तेदार या असंतुष्ट करीबी दोस्त के जरिए मार्केट में निकलती हैं। ये तो आज के वक्त में भी कितना सच है। उसके बाद क्विंटस सलाह देते हैं रोम के बिजनेस क्लास, जिन्हें इक्विटस कहा जाता था, उन्हें अपने साथ जोड़ने की। उसके अलावा शहर की विभिन्न ट्रेड गिल्ड्स यानी कोलेजिया तक पहुंच बनाने की। एक सॉलिड नेटवर्किंग प्लान। बिल्कुल, पर यहाँ क्विंटस एक ऐसी सलाह देते हैं जिसे पढ़कर मैं सच में थोड़ी देर के लिए थकक गई थी। कौन सी सलाह? एहसान वाली? हाँ, वो मार्कस को उन सारे लोगों के पास जाने को कहते हैं जिन्हें मार्कस ने कोर्ट में वकील के तौर पर बचाया था, और उनसे अपने एहसान का बदला चुकाने की डिमांड करते हैं। ये पार्ट तो थोड़ा वाइल्ड है। क्विंटस का फॉर्मूला बहुत क्लियर था। मार्कस एक मशहूर लॉयर था। उसने ढेरों लोगों को मौत की सजा, एग्जाइल या उनकी संपत्ति कॉन्फिस्केट होने से बचाया था। हाँ, तो क्विंटस ने बोला कि अब टाइम आ गया इन फेवर्स को कैश इन करने का। एग्जैक्टली। उन लोगों के पास जाओ और उन्हें साफ शब्दों में याद दिलाओ कि आज उनके पास जो कुछ भी है, उनकी सांसें, उनका रुतबा, उनका पैसा, वो सिर्फ और सिर्फ मार्कस की वजह से है। मतलब लिटरली याद दिलाओ कि तुम जिंदा मेरी वजह से हो। हाँ, उन्हें आगाह करो कि इस क्रिटिकल टाइम पर उन्हें अपना सपोर्ट देकर ये एहसान चुकाना ही होगा, वरना पूरा समाज उन्हें एहसान फरामोश मानेगा। और इस पूरे सिस्टम के पीछे प्राचीन लेखक एपिचार्मस का वो कथन काम करता है जिसका क्विंटस ने जिक्र किया, लोगों पर जल्दी भरोसा मत करो। ओके, पर लेट मी पुश बैक ऑन दिस अ बिट। दोस्त होने के नाते या प्रोफेशनल होने के नाते मदद करना ठीक है, पर जिन लोगों को उसने कोर्ट में बचाया, अब चुनाव के वक्त उनके पास जाकर लिटरली अपना बिल पेश करना, हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये थोड़ा ज्यादा माफिया स्टाइल मैनिपुलेशन नहीं लग रहा है? आज के दौर में हम इसको सीधा टॉक्सिक बिहेवियर कहेंगे। एक तरह से अपने भले काम का इस्तेमाल सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज के एथिक्स के लेंस से देखने पर यह ठीक माफिया की वसूली जैसा ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें रोम के सामाजिक मनोविज्ञान और उनके स्ट्रक्चर को समझना होगा। वो कैसे? प्राचीन रोम में इसे पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप कहा जाता था। ये उनके इकोसिस्टम का सबसे आम हिस्सा था। अगर एक पैट्रन ने आपकी जान बचाई है या आपको पैसे दिए हैं, तो आप उसके क्लाइंट बन गए। तो ये एक ऑफिशियल सा रिलेशन हो गया? हाँ, ये फेवर्स या बेनिफिशिया उनकी सबसे मजबूत पॉलिटिकल करेंसी थी। ये कोई छुपके से किया गया मैनिपुलेशन नहीं था, ये एक ओपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। ओह, मतलब सबको पता था कि गेम यही है। एग्जैक्टली। जब तक चुनाव नहीं आया था, तब तक उन क्लाइंट्स को पेट्रन का फायदा मिल रहा था। अब जब पेट्रन को मदद चाहिए, तो बैकआउट करना सोसाइटी में प्रॉपर फ्रॉड माना जाता था। राजनीति में सिर्फ नियत अच्छी होना काफी नहीं होता,
आपको उन सारे फेवर्स को मोबिलाइज करना आना चाहिए जो आपने मार्केट में फ्लोट किए हुए हैं। वाओ, सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जिनकी पहले मदद की थी उनसे प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस मांगो, और जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें ये एहसास दिलाओ कि अगर वो आज मदद करेंगे तो कल मार्कस उनका कर्जदार होगा। एकदम पॉइंट पर। लेकिन चलिए, ये नेटवर्क तो उन लोगों का है जिनके साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन या रिलेशन था। असली खेल तो मास वोटिंग का होता है ना। उस आम जनता का क्या जिसे मार्कस से कोई पर्सनल काम नहीं पड़ा? और यहाँ से शुरू होती है इस प्लेबुक की सबसे शातिर रणनीति, बेशर्म तारीफ और झूठे वादों की कला। बिल्कुल। क्विंटस इस मामले में पूरी तरह प्रैग्मैटिस्ट थे। वो मार्कस को एक कमेलियन यानी गिरगिट बनने की सख्त हिदायत देते हैं। गिरगिट मतलब पब्लिक के हिसाब से रंग बदलो? हाँ, नेता को पब्लिक में जाना होगा, आम लोगों की आंखों में देखकर बात करनी होगी और हजारों आम सिटीजन्स के नाम याद रखने होंगे। ये सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन है। कैसा इल्यूजन? भीड़ में खड़े एक आम इंसान को ये फील करवाना कि स्टेट का सबसे बड़ा उम्मीदवार उसे पर्सनली जानता है। और वादे करने के मामले में क्विंटस एक मशहूर नेता कोटा का नियम पेश करते हैं। कोटा का नियम, जिसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति से सब कुछ वादा कर दो सिवाय उन बातों के जो लिटरली नामुमकिन हो। सही पकड़ा। क्विंटस कहते हैं कि उम्मीदवार की आइडियोलॉजी सामने खड़े वोटर के हिसाब से तुरंत बदल जानी चाहिए। जैसे अगर मार्केट में कोई ट्रेडिशनलिस्ट मिल जाए तो उसके सामने पूरे जज्बात से कहो कि तुम हमेशा उनकी पुरानी परंपराओं और उनके डोमिनेंस के पक्षधर रहे हो। और अगर अगले ही पल चौराहा क्रॉस करते हुए कोई प्रोग्रेसिव या पॉपुलिस्ट नेता सामने आ जाए तो तुम्हारी टोन वहीं पे टर्न ले लेनी चाहिए। उससे फील कराओ कि तुम्हारा दिल तो सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता के हक के लिए धड़कता है। एक इंसान, मल्टीपल पर्सनालिटीज। पर मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना? आखिर में जब वादे टूटेंगे तो वो लोग पकड़े तो जाएंगे। क्विंटस ने इसके पीछे के ह्यूमन साइकोलॉजी को जिस तरह डिकोड किया है वो वाकई एक मास्टर क्लास है। क्विंटस समझते हैं कि इंसानी फितरत कच्ची सच्चाई से ज्यादा झूठी उम्मीद को पसंद करती है। कैसे? कर पाता। एग्जैक्टली। मतलब ये वही बात होगी ना, जब कोई दोस्त हमें अपने घर डिनर पे बुलाता है, हमें पता है कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, पर हम मना नहीं करते। राइट। फ्राइडे को उसके मुंह पे ना बोलकर हम उसे बुरा फील नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम खुशी खुशी आने का वादा कर लेते हैं और फिर संडे सुबह अचानक से पेट दर्द या बुखार का बहाना बना देते हैं। हम सीधे मैं नहीं आऊंगा बोलने का सोशल रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ये डिनर पार्टी वाली एनालॉजी इस साइकोलॉजिकल गेम को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। राजनीति में भी लोग यही चाहते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाया जाए। तो झूठा वादा कर लो। हाँ, क्विंटस कहते हैं कि झूठा वादा कर लो, बाद में महीनों बाद जब वादा पूरा करने का वक्त आए और आप मुकर जाएं, तो उसे मीठी बातों के साथ हैंडल करो। जैसे कि उसे कहो कि यार मेरे हालात अचानक बहुत खराब हो गए थे, या किसी और दोस्त की जान खतरे में थी, उसे मेरी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं वहां फंस गया। तो बेसिकली झूठी उम्मीद पक्के इनकार से बेहतर है। एकदम। वादा तोड़ने पर वोटर थोड़ा निराश जरूर होगा और शायद थोड़ा गुस्सा भी करे, पर वो उतना इंटेंस दुश्मन नहीं बनेगा जितना पहली बार में मुंह पर ना सुनकर बनता। ये तो काफी डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट है। चुनाव के टाइम पर पब्लिक सच नहीं चाहती, वो उम्मीद चाहती है, और उम्मीद बेचना एक प्रॉपर आर्ट है। तो अब यहाँ तक हमने विलेंस का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, घर वालों और पुराने क्लाइंट्स को एकजुट कर लिया और पूरी आम जनता को झूठी उम्मीदों के जाल में फंसा दिया। पर अभी भी गेम का सबसे विजुअल हिस्सा बाकी है। हाँ, वो हिस्सा जिसके बिना सारी रणनीतियां बेकार हैं। मैं बात कर रहा हूं भीड़ और शक्ति प्रदर्शन की। यहां क्विंटस सबसे बड़ा रूल सेट करते थे, रोम मत छोड़ना। रोम मत छोड़ना का एक्चुअल मतलब था कि किसी भी हाल में पब्लिक विजिबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात। बिल्कुल। कभी भी हॉलिडे पर या कंट्री साइड अपने फार्म पर रिलैक्स करने मत जाओ। अगर जनता आपको रोज नहीं देख रही है तो वो आपको डेफिनेटली भूल जाएगी। और इस विजिबिलिटी को स्केल करने के लिए क्विंटस ने क्राउड मैनेजमेंट को 3 डिस्टिंक्ट हिस्सों में डिवाइड करने की सलाह दी थी। उस जमाने का सोशल मीडिया एल्गोरिथम बस यही भीड़ होती थी। सही बात है। वो 3 टियर सिस्टम वाकई फैसिनेटिंग है। पहला टियर था सैल्यूटोटोरोरिस। ये वो लोग थे जो सुबह सुबह नेता के घर पर दरबार में हाजिरी लगाते थे। एक तरह से इनका काम सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाना था। जैसे हम सोशल मीडिया पर सुबह सुबह पोस्ट पर व्यूज काउंट बढ़ाते हैं, ये सबसे आम समर्थक थे। उसके आगे बढ़ते हुए आते थे डिडक्टोरिस। ये वो थोड़े ज्यादा कमिटेड लोग थे जो सिर्फ घर पर हाजिरी नहीं लगाते थे, बल्कि मार्कस को उसके घर से एस्कॉर्ट करके पूरे शहर के मुख्य चौराहा यानी फोरम तक
चल कर ले जाते थे। ये तो एक चलते फिरते जुलूस की तरह हो गया। हाँ, सोचिए आप किसी बिजी मार्केट में खड़े हैं और सामने से एक उम्मीदवार हजारों लोगों के मार्च के साथ निकल रहा है। ये ऑप्टिकल पावर थी। और उसके बाद आते थे सबसे हार्डकोर सपोर्टर्स, जो थे एडिसेक्टोटोरिस। ये वो फैनेटिक फॉलोअर्स थे जो पूरा दिन धूप हो या बारिश एक साई की तरह अपने नेता के साथ चलते थे। आज की टर्म्स में ये वो लॉयल सब्सक्राइबर्स और डाई हार्ड फैन पेजेस हैं जो नेता के हर एक मूव को डिफेंड करते हैं, किसी भी हाल में। इस विशाल भीड़ के पीछे का मैकेनिज्म समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि देखो 64 बीसी में कोई टीवी चैनल्स, बिलबोर्ड्स या रेडियो तो थे नहीं थे। एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से बड़ा दिखाने का एक ही तरीका था, और वो था फिजिकल नंबर्स। भीड़ कितनी बड़ी है? एग्जैक्टली। जब एक बड़ा, विभिन्नता से भरा और शोर मचाता हुजूम आपके साथ चलता है, तो सड़क पर खड़े न्यूट्रल लोग ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा विनिंग टीम का हिस्सा बनना चाहता है। बिल्कुल। भीड़ एक सोशल प्रूफ थी। वो इस बात का जीता जागता एविडेंस थी कि हवा मार्कस के फेवर में बह रही है। और इस भीड़ का एक डिफेंस मैकेनिज्म भी था, राइट? विरोधियों के पैसे और भ्रष्टाचार को रोकना। क्योंकि एंटोनियस और कैटलाइन जैसे विरोधी जनता को खरीदने के लिए खुलेआम रिश्वत बांटते थे, जिसे लार्जिटियो कहा जाता था। उस जमाने में पुलिस फोर्स तो होती नहीं थी, तो भीड़ पुलिस का काम करती थी एक तरह से। जब मार्कस अपने हजारों लॉयल और अग्रेसिव समर्थकों के साथ फोरम में उतरता था, तो ओपोनेंट के ब्राइबरी एजेंट्स डर जाते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने खुलेआम वोट खरीदने की कोशिश की तो मार्कस की ये भीड़ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी और सीधे कोर्ट में घसीट देगी। भीड़ सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं थी, वो एक स्टैंडिंग आर्मी का काम करती थी। तो इस पूरे मॉड्यूल को अगर हम सम अप करें तो लेसन बहुत क्लियर निकलता है। राजनीति में परसेप्शन, यानी आप आम जनता की नज़र में क्या लग रहे हैं, आपकी पॉलिसीज और एक्चुअल प्लान से कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। हवा बनाना और एक अनस्टॉपेबल फोर्स दिखना ही आधी जीत है। अब इस चर्चा को सुनने वाले सोच रहे होंगे कि इस बेहतरीन रणनीति का आखिर अंजाम क्या हुआ। क्या इन सारे दांवपेच से क्विंटस अपने भाई मार्कस को रोम का कॉन्सुल बना पाए? इस प्लेबुक ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। क्विंटस की इन कोल्ड ब्लडेड स्ट्रैटेजीज का असर पूरी तरह काम कर गया। एक आउटसाइडर होने के बावजूद मार्कस सिसरो ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और वो कॉन्सुल बन गए। और वो करप्ट एंटोनियस, भ्रष्ट एंटोनियस दूसरे नंबर पर रहकर थोड़ा फायदा उठा गया। और उस साइकोपैथ कैटलाइन का क्या हुआ, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? वो तो चुप बैठने वालों में से नहीं लग रहा था। नहीं, कैटलाइन ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद उसने सीधे हिंसा और रिबेलियन का रास्ता पकड़ लिया। उसने अटैक कर दिया। उसने इटली के बाहर एक छोटी सेना बनाई और रोम पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्सिल बन चुके मार्कस सिसरो ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक और स्विफ्ट एक्शन लेते हुए उस बगावत को पूरी तरह कुचल दिया। वाओ! इस क्राइसिस को मैनेज करने और रोम को बचाने के लिए मार्कस को पैटर पेट्रिए यानी देश के पिता की अजीम उपाधि दी गई। उस वक्त के लिए ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहते हैं ना कि रोम की राजनीति दुश्मनी भूलती नहीं है। किस्मत का खेल देखिए। दशकों बाद जब जूलियस सीजर और उसके बाद के तानाशाहों का दौर आया और रोमन रिपब्लिक का आखिरकार अंत हुआ, तो इन्हीं दोनों भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, ये सच है। जिन्होंने इस पॉलिटिकल सर्वाइवल के रूल्स लिखे थे, वही आखिर में इस मर्सिलेस गेम का शिकार हो गए। ये कितनी आयरॉनिकल बात है। ये उनकी लेगेसी का सबसे ट्रैजिक हिस्सा है। उन्होंने इलेक्शन जीतने का मास्टर प्लान तो बना लिया, पर सिस्टम के कोलैप्स को नहीं रोक पाए। लेकिन इनकी ये चिट्ठी आज भी जिंदा है। और आज के दौर के लिए इसकी रेलेवेंस बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। डर बेचकर वोट लेना, वादों का झुंझुना पकड़ाना, फेवर्स का नेटवर्क बनाना और भीड़ का मनोविज्ञान इस्तेमाल करना। पिछले 2000 सालों में पावर डायनामिक्स और क्राउड साइकोलॉजी में कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं आया है। हाँ। और इसी पॉइंट पर मैं एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगी, जिस पर सच में थोड़ा ठहर कर गौर करने की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर 64 बीसी का एक शातिर रोमन नेता वक्त का सफर करके आज के किसी आधुनिक चुनाव में आ जाए, तो उसे कैसा लगेगा? उसे हमारे स्मार्टफोन्स, टीवी चैनल्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजी देखकर जरूर भयंकर झटका लगेगा। वो पूरी तरह डर जाएगा। लेकिन जब वो हमारी राजनीतिक पार्टियों के दांव पेच, खोखले वादों और भीड़ को पागल बनाने की रणनीतियों को गौर से देखेगा, तो क्या वो मुस्कुराते हुए ये नहीं सोचेगा कि इंसानी फितरत पिछले 2000 सालों में 1 मिलीमीटर भी नहीं बदली है? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर हम इंसान वाकई पहले से इतने ज्यादा आधुनिक और समझदार हो गए हैं,
तो हम आज भी अपने आसपास उन्हीं प्राचीन रोमन धोखों और तारीफों के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस जाते हैं? सोचिएगा जरूर।